लालू प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस की वजह से नहीं होगा, ममता को दो। टीएमसी ने कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया फेल हो गया। कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। अखिलेश यादव ने कहा हम केजरीवाल के साथ। समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ी है। उमर अब्दुल्लाह ने कहा कि हमें दिल्ली के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी ने साफ कर दिया कि इंडी अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले बने इंडी अलायंस का क्या हुआ? लोकसभा चुनाव से पहले मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ और एक गठबंधन बनाया गया। इस गठबंधन का नाम रखा गया इंडिया। पर अब यह अलायंस खत्म हो रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के एक दिन बाद ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दिया जिससे यह साफ हो गया कि इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। इंद्रप्रस्थ में होने वाले चुनावी महाभारत से पहले पाटलिपुत्र की धरती पर एक बयान से खलबली मच गई। पहले से तय था। ये बयान था बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इंडिया लोकसभा चुनाव के लिए था। मतलब ये कि दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनाव में इंडी अलायंस का कोई अस्तित्व नहीं है। पर इंडी अलायंस में बिखराव की तस्वीर पैदा करने वाला ये कोई पहला बयान नहीं था। गठबंधन की गांठ कुरुक्षेत्र के रण में ही ढीली पड़ने लगी थी। दे दो हमको 5 ग्राम, रखो अपने सीटें तमाम। आपको क्या लग रहा है कि मैं दिनकर जी की कविता गलत पढ़ रही हूं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात कर रही हूं। इसमें भी यही हुआ। यहां पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 5 सीटें देने के लिए तो तैयार हुई, बहुत जोड़ घटाव करने के बाद। लेकिन ये वो सीटें थी जहां पर हार बिल्कुल तय थी। तो हराने में कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति में कमी रही। हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने करीब 10 सीटों की डिमांड रखी। कांग्रेस ने 3 से 5 सीट का ऑफर दिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सीटें मांगी गईं, उन सीटों को कांग्रेस देने को तैयार नहीं हुई। कई राउंड की बातचीत के बाद 5 सीटों तक बात पहुंची। कांग्रेस 5 सीट देने को राजी हुई, लेकिन उन सभी सीटों पर बीजेपी का होल्ड है। यानी गठबंधन के बावजूद जीत की गुंजाइश कम थी। बस फिर क्या था, दोनों दल अपने अपने रास्ते चल दिए और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा। नतीजे आए तो कांग्रेस के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। अंदाजा लगाया जा रहा था कि कांग्रेस इस बार हरियाणा में वापसी करेगी, पर बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस का कद कुछ कम हो गया। हरियाणा में मिली हार के बाद एक बार फिर इंडिया अलायंस की तकरार सामने आई अवध में। जब 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई तो एक बार फिर से सीटों को लेकर पेंच फंसा और आखिरकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात नहीं बन पाई। यूपी विधानसभा उपचुनाव में एक भी सीट पर चुनाव न लड़कर भले ही कांग्रेस अपनी साख बचाने में कामयाब रही, पर उसका साथ साइकिल की रफ्तार नहीं बढ़ा सका। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी खैर और गाजियाबाद सीट कांग्रेस को देने को राजी थी, पर इन सीटों पर जीत की कोई उम्मीद न देखकर उसने अपना रुख ही बदल लिया था। जनता ने भी मन बना लिया, जब वोट डालेंगे तो इनको कर देंगे फटाफट। कांग्रेस के बड़े नेताओं की सपा की चुनावी सभाओं से दूरी भी विपक्षी गठबंधन की एक कमजोरी रही। नतीजा आया तो समाजवादी पार्टी 2 सीट पर सिमट कर रह गई। कहा जाता है कि इसकी टीस समाजवादी पार्टी के मन में है। लेकिन गठबंधन मजबूत हो, उस दिशा में हम लोग काम।
दिसंबर में एक बार फिर इंडी अलायंस में नेतृत्व की मांग तेज होने लगी। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाना चाहती थी। वहीं अलायंस में शामिल दूसरे दलों ने टीएमसी से ममता बनर्जी को इंडी अलायंस का नेता बनाने की चाहत रखी। लालू यादव ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के बोलने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस की जिताने से नहीं होगा, ममता को दो। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र विधानसभा और यूपी में उपचुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब इंडी अलायंस के सहयोगी दल नेतृत्व में परिवर्तन की मांग करने लगे। कांग्रेस की जिताने से नहीं होगा, ममता को दो। उन्हें राहुल गांधी का नेतृत्व नागवार था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन का नेता बनने की इच्छा जताई तो लालू, अखिलेश से लेकर शिवसेना तक उनके समर्थन में आ गई। ममता बनर्जी जी ने जो इंडिया अलायंस को लीड करने को तैयार हैं, वो एक महत्वपूर्ण सजेशन है। पर कांग्रेस इसके लिए हरगिज तैयार न थी। दो 2025 की शुरुआत होते ही निर्वाचन आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है और कांग्रेस एक बार फिर अलग थलग नजर आ रही है। अवध से अखिलेश यादव की आवाज आ रही कि समाजवादी पार्टी केजरीवाल के साथ है। मतलब यह कि कांग्रेस से सपा ने किनारा कर लिया है। अब इसके पीछे का कारण यूपी उपचुनाव के दौरान असहयोग है या केजरीवाल के काम पर भरोसा, ये तो अखिलेश ही जानते हैं। समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको सहयोग और मदद की जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने इस चुनाव से पूरी तरह किनारा कर लिया है और कहा कि जिसे चुनाव लड़ना है वो आपस में देख ले। दिल्ली के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में ये कह दिया कि इंडी अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। जब बयान पर सियासत गरमाई तो तेजस्वी यादव ने सफाई दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो एक नेशनल लेवल पे हमारा इंडिया अलायंस है और बिहार की जहाँ तक बात, हम लोग तो शुरू से ही महागठबंधन और इंडिया अलायंस है। मेरा कहने का मतलब जो था उसके बाद का बतंगड़ लोगों ने बनाया है, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस को लेकर के इतनी नाराजगी, इतना असंतोष है, तो फिर आखिर किस दम पर कांग्रेस विपक्ष को लीड करने का दावा कर रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। कांग्रेस का इतराना यूं ही नहीं है, इसके पीछे कई सारी वजह है। तारीख 3 जनवरी 2023। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। राहुल गांधी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए एक यात्रा की शुरुआत की। यात्रा का नाम था भारत जोड़ो यात्रा। देश को एक दूसरा रास्ता भी दिखाना चाहिए, मोहब्बत का, एकता का। दिल्ली से शुरू हुई यात्रा में पूरे भारत को पैदल नापने के मकसद से राहुल गांधी निकले। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। कांग्रेस पार्टी के अनुसार राहुल गांधी की इस यात्रा का घोषित उद्देश्य भारत को एकजुट करना और साथ मिलकर देश को मजबूत करना था। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बार बार कहा कि वो देश में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, कि देश को एक दूसरा रास्ता भी दिखाना चाहिए, मोहब्बत का, एकता का, भाईचारे का। यात्रा के दौरान जगह जगह भाषण देते हुए और मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और बेरोजगारी, महंगाई, भारत के सीमा क्षेत्र में चीन के दखल का मुद्दा भी उठाया। नफरत, हिंसा, बेरोजगारी। यात्रा शुरू होने के बाद 2023 में ही मई में कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हुआ।
कांग्रेस ने 224 में से 135 सीटों पर कब्जा कर लिया। गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। तो राहुल गांधी की यात्रा कर्नाटक के चुनाव में परिणाम देने में एक बड़ी भूमिका अदा की, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि संवाद, जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव और अपने कार्यकर्ताओं के अंदर में जोश भरने, ये सब कुछ इन यात्राओं के परिणाम स्वरूप ही दिखा। और फिर तो कर्नाटक ने जो दिया परिणाम वो सबके सामने है। कांग्रेस के साथ ही राजनीतिक जानकारों ने भी इस जीत का श्रेय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दिया, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा समय इसी राज्य में गुजारा था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ है। बीजेपी के बनाए गए पप्पू वाले इमेज को तोड़कर एक परिपक्व नेता बनने की राह पर हैं, ऐसा कहा जाने लगा। कर्नाटक के बाद देश में 5 और राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए। मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। 5 राज्यों में ओवरऑल बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा, पर तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हौसला इन नतीजों से बढ़ने लगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा काफी कामयाब रही, इसका भरोसा सभी को हो गया था। उनकी यात्रा सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर हो गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से राहुल गांधी देश भर में माहौल बनाने के लिए यात्रा पर निकले, लेकिन इस बार उनकी यात्रा में एक शब्द और जोड़ दिया गया और यात्रा का नाम रखा गया भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 2024 के आम चुनाव शुरू होने से कुछ ही महीने पहले राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई तक 6,700 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी। इस दौरान मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा की आग धधक रही थी। राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए ये साबित करने की कोशिश की कि मोदी सरकार में पूरा तंत्र फेल हो चुका है। माना जाता है कि पहली यात्रा से राहुल गांधी की छवि बेहतर हुई और उनका राजनीतिक कद बढ़ गया, इसलिए यात्रा का दूसरा चरण सामने आया। मोदी को हराने के लिए इंडिया अलायंस बनाया जा चुका था, पर इसका नेतृत्व कौन करेगा, इस पर से तस्वीर साफ नहीं हो पाई थी। इसी बीच में कांग्रेस में राहुल गांधी की अगुवाई को लेकर जबरदस्त उत्साह था। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान देश भर में कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ संवाद कर रहे थे। 4 जून 2024 वो ऐतिहासिक दिन जिसने पूरे देश को स्क्रीन के सामने लाकर बिठा दिया। सुबह से रुझान आने शुरू हुए, पर तस्वीर शाम तक धुंधली रही। जब नतीजे आए तो मोदी विजयी तो बढ़ चढ़कर के समर्थन दिया है, इसके लिए मैं उनके सामने नतमस्तक हूं। पर इंडी अलायंस हार कर भी जश्न मना रहा था। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर रहने के बाद भी कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि मोदी को कमजोर कर दिया गया है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 240 सीट जीती और कांग्रेस 99, लेकिन कांग्रेस इस बात का शुक्र मना रही थी कि मोदी अपने दम पर बहुमत नहीं ला सके, और मोदी को कमजोर करने का श्रेय भी कांग्रेस ने राहुल गांधी को दिया। इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। चुनाव से पहले अब की बार 400 पार का दम भरने वाली बीजेपी को बेशक नतीजों के आंकड़ों से झटका लगा। ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। कांग्रेस ने दावा किया कि देश में मोदी विरोधी लहर उठ चुकी है और जनता वापस कांग्रेस को केंद्र में लाने का मन बना रही है। पर इंडी अलायंस में शामिल सहयोगी दलों को कांग्रेस की अगुवाई गवारा नहीं है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन के गांठ अब ढीले पड़ रहे हैं।
पर ये गठबंधन बना कैसे, इसे भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैसे सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि इस गठबंधन की नींव रखने वाले ही अब इसके खिलाफ खड़े हैं। अगर लोग इनको वोट देगा तो अपना नाश कर लेगा। हमारे देश में कई राजनीतिक दल हैं। सभी दलों के पास चुनाव लड़ने का समान अधिकार है, समान अवसर है, पर कैडर के मामले में बीजेपी सभी दलों से आगे है। इसी अंतर को कम करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक पहल शुरू की, विपक्ष की सभी पार्टियों को एक करने की। वो था साल 2023। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। नीतीश कुमार के बारे में तब कहा जा रहा था कि उनकी महत्वाकांक्षा काफी बड़ी थी। सब लोग एकजुट हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए उन्होंने एक के बाद एक विपक्ष के सभी दलों के नेताओं से मिलना शुरू कर दिया। तारीख 23 जून 2023, जगह पटना। देश भर की 15 विपक्षी पार्टियों के बड़े लीडर्स पहली बार पटना में इकट्ठा हुए। इनमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन और ममता बनर्जी जैसे नेता शामिल थे। इस वक्त तक इंडी गठबंधन का नाम तय नहीं हुआ था, लेकिन पूरे विपक्ष का एजेंडा एक ही था, पीएम मोदी को हटाना। यहां प्रमुख किरदार थे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जो इस मुहिम को लीड करते हुए सभी दलों को एकजुट कर रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर विपक्ष के सभी दल एक साथ आ चुके थे, लेकिन अब तक विपक्षी गठबंधन का नाम तय नहीं हो पाया था। बेंगलुरु में एक बार फिर से सभी विपक्षी दलों का महाजुटान हुआ। 17-18 जुलाई को हुई बैठक में इस बार विपक्षी गठबंधन का नाम तय हुआ था। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया, 26 विपक्षी दलों के नए गठबंधन का नया नाम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया, वैसे ही इसमें दरार भी पड़ गई। That is Indian National Developmental Inclusive Alliance. That is INDIL. खबर आने लगी कि नीतीश कुमार इस नाम से ही नाराज हैं। नीतीश कुमार वहां कुछ नहीं बोले, पर कहा जा रहा था कि वे इस नाम से नाखुश थे। उनकी नाराजगी का आलम यह था कि देर शाम तक अकेले ही पटना लौट आए, जबकि वे पटना से लालू तेजस्वी के साथ गए थे। यही वो पहला मनभेद था और इसके बाद बात और भी बिगड़ती चली गई। नीतीश का इंडी से मोहभंग होता गया। 28 जनवरी 2024, नीतीश कुमार ने इंडी अलायंस से नाता तोड़ लिया और एनडीए में शामिल हो गए। बाकी दल अब भी गठबंधन के साथ थे, पर तालमेल में घालमेल अब भी नजर आ रहा था। मोदी को हराने के लिए एकजुट हुआ विपक्ष लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ ही मैदान में उतर गया। कांग्रेस नेतृत्व हर हाल में अपने पास ही रखना चाहती थी, पर सहयोगी दलों को राहुल की अगुवाई पर भरोसा नहीं है। उन्हें ममता की लीडरशिप कबूल है, पर कांग्रेस को कमान कतई बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस की वजह से नहीं हो, ममता को लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए बना इंडिया अलायंस आज कहां है, कहां नहीं है, किस हद तक है, इस पर बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। पर बिहार में महागठबंधन के तहत आरजेडी और कांग्रेस पहले भी साथ थे। 2020 का विधानसभा चुनाव दोनों ने साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन आरजेडी को इस बात का मलाल है कि उस चुनाव में कांग्रेस को अधिक सीटें दी गई थीं। इंडी अलायंस को लेकर पूरे देश में बहस चल रही है। अलायंस है या नहीं, इस पर चर्चा हो रही है, पर बिहार में कांग्रेस आरजेडी के साथ है, ये साफ है। नेशनल लेवल पे हमारा इंडिया अलायंस है
और बिहार की जहाँ तक बात, हम लोग तो शुरू से ही महागठबंधन और इंडिया अलायंस है। पर सवाल ये है कि क्या कांग्रेस का कद आज भी उतना ही है जितना 2020 में था? क्या इस बार भी कांग्रेस को उतनी ही सीटें मिलेंगी? 2020 विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद आरजेडी के नेता पानी पी पी कर कांग्रेस को कोस रहे थे। आरजेडी नेताओं का कहना था कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी आरजेडी सरकार नहीं बना पाई। – 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, आरजेडी 144 पर मैदान में उतरी। आरजेडी ने सबसे ज्यादा 75 सीट पर जीत दर्ज की, पर कांग्रेस सिर्फ 19 सीट पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस के फ्लॉप शो ने तेजस्वी यादव से सीएम बनने का मौका छीन लिया। तो ये तो तय है कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जिस तरह से आरजेडी उभरी, कांग्रेस को 70 सीटें दी, अगर 19 की जगह पर कांग्रेस 30 सीटें जीत करके आ जाती, 31 सीटें जीत करके आ जाती, तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन कंफर्टेबल मेजॉरिटी में होती और परिणाम देने की स्थिति में होती। इस हार के बाद आरजेडी ने ठान लिया कि बिहार में सीटों को लेकर वो कांग्रेस से समझौता नहीं करेगी। तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत होगी उसे वहां अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का अधिकार गठबंधन के अंदर मिलना चाहिए। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का डोमिनेंस देखने को मिला। सीट बंटवारे में आरजेडी ने 26 सीट हथिया ली, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 9 सीट पर संतोष करना पड़ा। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अब की बार बिहार में आरजेडी कांग्रेस के बीच कैसा तालमेल बनता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।